पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अटल जी की जन्म शताब्दी पर बोरीवली में कल से भव्य खेल महोत्सव का आयोजन। मुंबई बोरीवली के स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में कल 25 दिसंबर से पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को समर्पित जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन सुबह से लेकर रात तक कई खास कार्यक्रमों से भरपूर रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। आज बोरीवली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि 35 एकड़ के इस भव्य मैदान में कल से पुरुषों और महिलाओं के लिए कबड्डी और अंडर आर्म क्रिकेट जैसे खेलों से सप्ताह भर चलने वाले खेल महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि अटल जी स्वयं एक कवि थे, दिन के कार्यक्रम में जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, वहीं रात को एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दिन के दौरान भाजपा के सभी मंत्रियों का भी सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और अतिथि उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद पूनम महाजन उपस्थित रहेंगी और केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इनके साथ विशेष अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा मुंबई उपाध्यक्षा श्रीमती शीतल गंभीर, आमदार मनीषा चौधरी और युवा नेता ध्रुव पीयूष गोयल की मौजूदगी भी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में संयोजक के रूप में पूर्व सांसद और उत्तर मुंबई के जन सेवक गोपाल शेट्टी के साथ साथ योगिता पटेल आयोजन को सफल बनाने में योगदान देंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर मुंबई के सभी आमदार भी उपस्थित होंगे, जिनमें योगेश सागर, अतुल भातखलकर, प्रवीण दरेकर, विजय गिरकर, संजय उपाध्याय, प्रकाश सुर्वे सहित कई गणमान्य नेता भी उपस्थित होंगे। शाम को अटल जी के कवि हृदय को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कवि सम्मेलन में कई प्रसिद्ध कवि अपनी प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और उपस्थित नेताओं ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आज के इस पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी है। क्रिकेट जगत के में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करने वाले और उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स के हमारे नेता निषाद कोरा है। सुधीर परांजपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और प्रेस के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और अमित मिश्रा मेरा सब प्रेस का कामकाज इन दिनों में यही देख रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये 13 एकड़ के भूखंड पर हम सब एक साथ आए हुए हैं। इसका काम मैंने जब विधायक था तब शुरू किया था और उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी तो काम बहुत आगे बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद में 5 साल हमारी सरकार आई तो उसको आगे बढ़ाकर पहले चरण पर सारा कंपाउंड वॉल का काम हमने कर लिया और इसका अप्रूवल लेने में काफ़ी समय निकल गया और फिर सरकार चले गई, फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई और उन दिनों में इसका नाम प्रमोद महाजन जी के नाम पर मैंने प्रपोज किया था महाराष्ट्र सरकार में। इसके बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर 15 एकड़ का जो ग्राउंड है उसको हमने बाला साहेब ठाकरे जी का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 2 शिल्पकार थे और योगायोग 2 प्लॉट भी अगल बगल में मिलने के वजह से एक का नाम बाला साहेब ठाकरे जी और दूसरे का नाम प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन इस प्रकार का प्रपोज किया। और नेता के कद के अनुसार भी बहुत ही बड़े और खुले मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए 15 एकड़ में प्रमोद जी का नाम न देते हुए 13 एकड़ में प्रमोद जी का नाम दिया और 15 एकड़ बाला साहब के कद के हिसाब से उसका नाम हमने दिया। वो भी पहला चरण डेवलप करके हमने उसको लोकार्पण कर दिया। आगे चलकर मैंने कुछ बातों का खुलासा इस प्रकार से भी किया है कि वो ग्राउंड को बाला साहब ठाकरे जी का नाम देने के पीछे एक तो सीनियरिटी है और बाला साहब का मुंबई शहर में किया हुआ काम वो तो था ही, लेकिन कॉरपोरेशन बहुत दिनों से शिवसेना के पास है। तो मेरा जो स्टेडियम बनाने का जो सोच था तो उनका नाम अगर मैं देता हूँ तो शिवसेना के लोग आगे बढ़कर वो स्टेडियम को भी पूरा करेंगे, ये भी एक सोच था, लेकिन कोई कारण से वो हुआ नहीं। इसलिए पहले चरण का काम पूरा करके मैंने उसका लोकार्पण किया। ये प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन जो आप देख रहे हो, फिर ये सेकंड फेज़ में देवेंद्र फडणवीस जी ने मदद करके ये जो जॉगिंग ट्रैक आप देख रहे हो 2 किलोमीटर का पूरा जॉगिंग ट्रैक है। वहाँ पर आप देखेंगे तो और भी सारा कंक्रीट का काम हुआ है। ये पहला फेज़ पूरा होने जा रहा है।
यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रेड का फीफा का फुटबॉल ग्राउंड जो बना है, ये मुंबई में सबसे पहला है ये। और ये आप देखेंगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि भाई ये ग्राउंड लेवल करके हरियाली किया, ऐसा नहीं है। इसको नीचे 1.5 फुट खोद कर समुद्र से वालू लाकर, जो रेत होता है वो डालकर, उसके बाद में जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर अंदर पूरा पाइप डालकर पानी जो ग्राउंड में गिरेगा वो पाइप के माध्यम से पानी सीधा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि बरसात के दिनों में भी वहाँ पर खेलेंगे बच्चे। इस प्रकार की व्यवस्था वो हुई है। अब कल अटल जी की 100वीं जयंती है और जिस व्यक्ति ने भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिला, अटल जी ने देश में इतना बड़ा बदलाव किया। अटल जी के नाम पर 35 एकड़ के भूखंड पर कांदोली में इस एक्सेलेंसी का स्पोर्ट्स का जो इन दिनों में महाराष्ट्र के सरकार ने पीयूष जी के प्रयत्न से केंद्र सरकार को पूरा वो ज़मीन दे दिया। ये 20 साल से लड़ाई चल रही थी, आप सबकी जानकारी के लिए। ज़मीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की थी और केंद्र सरकार को दिया गया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। दोनों ने मिलकर इसको चलाना है करके, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरी हुआ, तुमने क्या करने का, हमने क्या करने का, इस सारे झगड़े में उसका काम बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी पीयूष जी यहाँ के सांसद बने तो मैंने उनको सारी बात उनके ध्यान में ला कर दिया और उन्होंने 2 मीटिंग में उसका जो भी निपटारा करना था, निर्णय करना था, वो कर दिया। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा ज़मीन केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दिया। आने वाले दिनों में वो 35 एकड़ के ज़मीन पर भी बहुत सारे कामकाज शुरू होता हुआ हम सब लोग देखेंगे। लेकिन वहाँ पर भी मैंने अटल जी का नाम देकर 35 एकड़ का काम आगे बढ़े, इस प्रकार का प्रयास किया। आप सब लोगों ने देखा हो कि बहुत बड़ी प्रतिमा भी हमने वहाँ पर लगाई और कल सवेरे सबसे पहला प्रतिमा पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। शाम को वहाँ पर अटल जी कवि थे तो एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये होगा, एक महाराष्ट्र की सरकार आई है, मुंबई से आशीष शेलार और मंगल प्रभात जी मंत्री बने हैं, तो वो दोनों के मंत्री के नाते और बाकी हमारे जो नए चुनकर आए हुए सारे विधायकों का वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल वहाँ पर होगा। उसी के साथ साथ में इस मैदान का भी कल खेल कूद का जो भी कार्यक्रम आने वाले 5-6 दिन चलने वाले हैं, उसका उद्घाटन होगा। यहाँ पर 32 महिलाओं का कबड्डी का टीम, महिला पुरुष दोनों मिलकर 32 टीम खेलने वाले हैं। 2 ग्राउंड बना हुआ है कबड्डी के लिए, सामने ही। हमने पहली बार कबड्डी में जो कबड्डी खेलने वाले हैं उनके हाथ में कुछ पैसा है, इसलिए 500 रुपया से स्टार्ट किया था। 500 रुपया हर खेलने वाले को देना है। अभी 500 रुपये मैं जब बता रहा हूँ तो बहुत छोटा रकम है, लेकिन पहले कुछ भी नहीं दिया जाता, तो 500 से हमने स्टार्ट किया। तो ये 32 टीम का पूरा फाइनल, 32 टीम खेलेगी, फिर 8 खेलेगी, फिर 4 खेलेगी, 2 खेलेगी, 1 खेलेगी, ऐसा कुल मिलकर उनका 4 लाख रुपया तो उनको ही मानधन होता है। और ये कबड्डी एसोसिएशन के साथ में मिलकर हम कर रहे हैं, तो उनके रेफरी वगैरह सारे मिलकर आने वाले हैं, उनको भी मानधन देना पड़ता है। तो एक 8 लाख रुपए तो सब मानधन और ये इसमें ही खर्चा होने वाला है। इतना बड़ा ये आयोजन है, ये पूरा उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कबड्डी का होने वाला है। साथ साथ में बड़े मैदान पर जो दैनंदिन क्रिकेट होता है वो भी होगा, वो भी ये अगल बगल के सोसाइटी के लोगों ने मिलकर अंडर आर्म क्रिकेट चलेगा और रात को चलेगा सब, ये कबड्डी भी रात को ही चलेगा। तो वो कबड्डी का भी टीम मतलब ये अंडर आर्म क्रिकेट भी यहाँ पर होगा, लेडीज़ बॉक्स क्रिकेट वो होगा। साथ साथ में आज आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बच्चों को 6-7 दिन मुफ्त में सारे प्रकार के यहाँ पर अभी वो अम्यूज़मेंट के सामान लेकर आने वाले वो लगेगा बच्चों के लिए, वहाँ पर सारा व्यवस्था होगा। जब हमने शुरू किया तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए, इस ग्राउंड को देख कर जाए, ये हमारे मन में सोच है। तो बच्चों को मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था भी सारी हुई है यहाँ पर। एक अनोखा उद्घाटन और 5-6 दिन का खेल महोत्सव यहाँ पर किया जाएगा। कल का कबड्डी का खेल महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए जिस व्यक्ति के नाम से हमने ये स्पोर्ट्स का क्रीडांगन कॉम्प्लेक्स बना रहे, पूनम महाजन से हमारी पूर्व सांसद वो आ रही है यहाँ पर, उनके हाथों से खेल कूद का उद्घाटन होने वाला है। और
पूर्व गवर्नर राम नाईक जी सवेरे और शाम को दोनों जगह पे कांदोली के कार्यक्रम में आएंगे। उसके बाद में फिर परसों के बाद में रोज़ कोई ना कोई नेता यहाँ पर आते रहेंगे। पीयूष गोयल जी 26 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में विदेश जा रहे तो कोई कारण से ये पूरा जो आयोजन उनके नेतृत्व में हो रहा है। आयोजक करके हमने पीयूष गोयल जी का ही नाम दिया इसके पूरे प्रोजेक्ट को और पूरा वही आयोजन कर रहे हैं। तो वो फिर 31 तारीख को भारगाम से आने वाले हैं। तो अभी सोच मन में हमारी ये है कि 31 तारीख को अगर देवेंद्र जी मिलते हैं तो उनको भी बुलाकर एक बहुत बड़ा समारोह का कार्यक्रम 31 को हम करेंगे। 29 तक का ये इसमें कार्यक्रम पत्रिका में छपा हुआ है, लेकिन 2 दिन और हम एक्सटेंड करेंगे खेल कूद को। 31 को करने का इसमें सोचा है। अब ये पहला फेज़ का उद्घाटन होने के बाद में जॉगिंग और रोज़ खेल कूद यहाँ पर हो, इसका 1 जनवरी से पब्लिक के लिए हम खुला करेंगे। ये वैसे गवर्नमेंट के नेतृत्व में पूरा इसका आयोजन होने वाला है, लेकिन जब तक सेकंड फेज़ का वहाँ पर कामकाज शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्विमिंग पूल बनेगा, इंडोर गेम के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है, उसमें सारा इंडोर खेला जाएगा। लेकिन वो सब पूरा होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन वो 2 साल के कालावधि में ये बाहर का पूरा कॉम्प्लेक्स लोग उपयोग करें, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि जिसको नगर सेवक से लेकर सांसद तक बनाया लोगों ने, तो ये उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स का हब बने, इसकी घोषणा मैंने पोईसर जिमखाना में बहुत साल के पहले किया था। और आज आप देखेंगे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा ग्राउंड डेवलप होकर लोगों के सुविधा के लिए मिलता है तो ये बोरीवली है। और उसमें भी सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये जो वार्ड है, ये वार्ड से मैं नगर सेवक बना, यही वार्ड से मैं एमएलए बना, यही वार्ड में रहकर मैं एमपी बना। तो इस ज़मीन से एक बहुत बड़ा नज़दीक का मेरा लगाव रहा है। और मुंबई में ये पहला वार्ड होगा जिस वार्ड में 100 एकड़ से ज़्यादा ओपन स्पेस आज की तारीख में उपलब्ध है। हर आधा किलो में आपको कोई ना कोई गार्डन, प्लेग्राउंड, ये सारा देखने के लिए मिलेगा। एक वार्ड में 100 एकड़ और ये सारा का 100 एकड़ पूरा पब्लिक वापर रही है। यहाँ पर कोई भी झोपड़पट्टी नहीं है। इस प्रकार का ये बना हुआ है। और मेरा जो सपना था कि मुझे उत्तर मुंबई को स्पोर्ट्स का हब बनाना है, लकीली अभी हमारी सरकार महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, और आप सबके कृपा से कॉरपोरेशन भी हमारे हाथ में आ जाती है। तो नगर सेवक, विधायक, सांसद, सरकार, इन सारे लोगों का मदद लेकर उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो घोषणा हमारे सांसद पीयूष गोयल जी ने किया है, वो आने वाले दिनों में हम परिपूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि आने वाले 6-7 दिन का जो भी इवेंट्स है उसको आप लोग कवर करिए, और इससे एक पूरे मुंबई शहर को एक मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा आयोजन और नियोजन बोरीवली और उत्तर मुंबई में हो रहा है। तो उससे मुंबई शहर के लोगों को भी आने वाले दिनों में एक आई ओपनर भी हो जाएगा, और बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी अगर इस प्रकार के काम में जुड़ जाते हैं तो मुंबई शहर के लोगों को बहुत बड़ा एक लाभ पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय प्रकाश जी। पत्रकार महोदय सभी को नमस्कार। जैसा की माननीय यांचा अटलजींचा होऊन दे, नंतर मग तुम्ही प्रश्न विचारा ना प्रश्न। जैसा कि माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बताया, एक गलती हो गई, उसका मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। राजेश, मेगाफोन तुम्हारे पास था, मेरे को पीछे वाले को मालूम ही नहीं पड़ता मैंने क्या बोला। ये सब कमियां हैं, इसलिए फिर मैं चिल्लाता हूँ, नाराज होता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी अव्यवस्था हुई है। माननीय गोपाल भाई ने आप सभी को बताया कि कल सुबह माननीय अटल जी की जो प्रतिमा है हाईवे पर, वहाँ पर माल्यार्पण है। समय 9 बजे का है। 9 बजे माल्यार्पण और 6 बजे के बाद कवि सम्मेलन है। मैं अटल जी के बारे में कुछ बताऊं। कवि सम्मेलन है तो मैंने उनकी पढ़ी थी कैदी कबीराय की कुंडलियाँ। जब इमरजेंसी लगी थी, अटल जी बेंगलुरु जेल में थे, तो रोज़ के समाचार पत्र के हेडिंग क्या हो, वे कुंडलियाँ लिखते थे, जैसे गिरधर कबीराय कुंडलियाँ लिखते थे। तो जब बरुआ जी ने बोला था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस पर अटल जी ने कविता लिखी, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचों के सरताज किया अपमानित भारत, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यति। फिर अपने को उन्होंने कैदी कबीराय कहा है। कह कैदी कबीराय
स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। तो अटल जी की एक कैदी के बड़ा कुंडलिया है। अटल जी बेसिक रूप से प्रचारक थे। जब पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके राजनीतिक दल राष्ट्रवादी नेतृत्व का रथ बनाना चाहते थे, तब उन्होंने उस समय के सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु जी से संपर्क किया। तब दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख जैसे लोगों को उनको दिया गया। अन्य परिवार से थे। सबसे पहले जैसे आप लोग पत्रकार हैं, वो भी पांचजन्य में पत्रकार थे, संपादक थे। और जो पहली कविता लिखा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, काफी लंबी कविता है। एक घटना केवल बता के मैं पूरा करूंगा। अटल जी जब भारतीय जनता पार्टी बन गई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, कहीं रामलीला मैदान में पंडित रामदेव उपाध्याय जी जो ग्राउंड हर साल रामलीला खत्म होने के बाद कवि सम्मेलन होता है, अटल जी मुंबई में थे, तो उस कवि सम्मेलन में उनको अतिथि करके बुलाया गया था। और उनको सुबह की ट्रेन से अहमदाबाद जाना था। वो हमेशा साइन में माननीय वेद प्रकाश गोयल जी के घर पर, पीयूष जी के पिताजी उनके घर पर रहते थे। फिर वो रात को वहाँ जाएं, फिर वहाँ से बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन पकड़ने जाएं। इसके लिए ऐसा हुआ कि अटल जी को बोरीवली दहीसर में कहीं रहने की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे वो सुबह ट्रेन पकड़ के बोरीवली से अहमदाबाद के लिए जा सकते हैं। तो दहीसर में अपने यादव जी के यहाँ रहने की उनकी व्यवस्था हुई। पहले माले पर हाल है, बिस्तर वगैरह लगा दिया गया था। हम सब कार्यकर्ता वहाँ पर सेवा में लगे हुए थे। बंधुओं देख करके आँखों में आंसू आ गए। कुर्ता जब निकाल दिया और लुंगी छोड़ दिया और लुंगी पहना और जो हाथ वाली बहन पकड़ा, दोनों में, लुंगी में और बंडी में भी कई जगह छेद थे, फटे हुए थे। तब हमें लगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सादगी से रहता है, इस तरह से जीवन यापन करता है। ऐसे लोगों के त्याग और तपस्या से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और आज मैं कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, मालेगांव बम ब्लास्ट का केस चलाता हूँ, इसलिए कांग्रेस ने कितने कितने पाप किए वो भी मुझे सब मालूम है। तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, उसका कारण है हमारे पूर्वजों का त्याग, तपस्या और बलिदान। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है कांग्रेस द्वारा किए गए पाप के कारण भी बीजेपी सत्ता में है। और आप सभी पत्रकार महोदय, अटल जी के 100 वर्ष जन्म शताब्दी के पूरे हो रहे हैं। भारत रत्न अटल जी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। एक आदर्श नेता के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अटल जी का जीवन बेदाग जीवन रहा है। कभी कोई उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सका इतने लंबे राजनीतिक काल में। और आपको मालूम है, पहली बार जब संसद में चुनकर गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहला भाषण दिया, अमित जी को बुलाएंगे। उस समय नेहरू जी ने कहा था, इस बच्चे के भाषण से मुझे दिखाई देता है कि भारत का जा करके अगला प्रधानमंत्री होने वाला है। और उनका गाना चरितार्थ हुआ और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। आप सभी लोग अटल जी की जीवनी को, अटल जी के कार्यों को, अटल जी की सादगी को, अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पीछे के लोगों को सुनाई नहीं देगा तो फिर एक बार बता दो पूरा। हाँ, मराठी सांगतो। यस, हाँ। पत्रकारांना नमस्कार। माझ्यासोबत भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ॲडव्होकेट जयप्रकाश मिश्राजी आहेत। क्रिकेटच्या जगात सुंदर असे कॉमेंट्री करणारे निशाद कोरात, रेसी अंकल ज्यांनी मला स्पोर्ट्सच्या जगात प्रवेश करून दिलं, असे प्रेसी अंकल आहेत। सुदीप परांजपे आणि अमित मिश्रा हे दोघेही प्रेसचं काम बघतायत। सर्व पत्रकारांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। आपण सर्वांना धन्यवाद, आपण इथे आलात। यावर्षी आपण अटल बिहारी वाजपेयीजींचं जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून आयोजन करतोय। कांदिवली पूर्व येथे 35 एकरच्या भूखंडाला अटलजींचं नाव मी खासदार असताना देऊन तिथे अटलजींच्या एक भव्य प्रतिमा आपण लोकांनी लावलाय। तिथे आपण सकाळी माल्यार्पणचा कार्यक्रम करणार 9 वाजता, संध्याकाळी 6:30 वाजता कवी संमेलनाचं आयोजन केलंय। या कवी संमेलनात
मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी मंत्री झालेत, मुंबईचेच आपले मंगल प्रभातजी मंत्री झालेत. त्या दोघांचा आणि उत्तर मुंबईतल्या नवनिर्वाचित आमदारांचा सत्कार आणि कवी संमेलन अशा प्रकारचा हा एक कार्यक्रम तिथे आहे. एक चांगली बातमी, 35 एकरचा भूखंड हे महाराष्ट्र सरकारचा होता. ते गेले 20 वर्ष अनेक वादविवाद आणि कोर्टात खटला सुद्धा दाखल झाला होता आणि म्हणून ती जमीन केंद्र सरकारला साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या नावाने दिले गेल्या असतानाही जेवढा विकास व्हायला पाहिजे तिथे झाला नव्हता. आता केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार झाल्याने केंद्रातही भारतीय जनता पक्षाचं सरकार, महाराष्ट्रातही पुन्हा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं तर महाराष्ट्र सरकारने ती संपूर्ण जमीन आता केंद्र सरकारच्या नावी केलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये ते 35 एकरचं भूखंडही फार झपाट्याने विकसित होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. उद्या अटलजींच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हा जो भूखंड आहे 13 एकरचा भूखंड आहे. आपण सर्वांच्या माहितीसाठी योगायोग हा 13 एकरचा भूखंड मधला थोडा पट्टा सोडला तर तिकडे 15 एकरचा भूखंड आहे, ज्याला आपण स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेजींच्या नावाने विकसित केलं. मी आमदार असताना भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचे शिल्पकार म्हणून बाळासाहेब ठाकरेजी आणि प्रमोद महाजन या दोघांचा नाव लौकिक होतं. तर ह्या दोन्ही ग्राउंड त्यांच्या नावाने विकसित व्हावा म्हणून मी प्रयत्न केलं आणि बाळासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वानुसार 15 एकरला आपण बाळासाहेबांचं नाव दिलं आणि 13 एकरचा प्रमोद महाजनच्या नावाने विकसित करण्याचं काम केलं. पहिल्या टप्प्यामध्ये काँग्रेसचं सरकार असताना खूप संघर्ष आम्ही केलं, काम पुढे वाढलं नाही. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं, देवेंद्र फडणवीसजींनी 20-22 कोटी रुपये देऊन सर्व कंपाऊंड वॉल आपण करून घेतलं आणि सर्व जमीन समतोल करून त्याच्यात 5-7 वर्ष गेले. पुन्हा भारतीय जनता पक्ष मधल्या काळामध्ये मग काँग्रेसचं सरकार आल्यामुळे काम बंद पडलं. सुनील केदार, जयप्रकाश मिसाळी त्यांचं नाव आठवण करून सुनील केदार हे मंत्री झाले आणि त्याने अनेक प्रकारचा अडथळा निर्माण केला. अटलजींच्या नावाचाही त्याने विरोध केला, परंतु तो सर्व नीटनाट झाला. पुन्हा देवेंद्रजींचं आणि एकनाथ शिंदेचं सरकार आलं. सेकंड फेजमध्ये निधी उपलब्ध करून हा जो जॉगिंग ट्रॅक आपण बघता हे सुद्धा फुल वीटमध्ये जॉगिंग ट्रॅक आपण बनवलेलं 2 किलोमीटरचा जॉगिंग ट्रॅक आहे. मला असं वाटतं मुंबईतही सर्वात मोठा जॉगिंग ट्रॅक हा 2 किलोमीटरचा आहे. पहिल्या फेजमध्ये आपण जॉगिंग ट्रॅक लोकांना जानेवारीपासून वापरण्यासाठी उपलब्ध करून देणार आहोत. लेफ्ट साईडला आपण लोकांनी बघितलं तर आपल्याला फक्त तो समतोल झालेला ग्राउंड दिसतं हिरवळ, पण ते तसं नसून ह्याच्या खाली सर्व पायपिंग करून फूट जमीन खणून समुद्राची वाळू आणून त्याच्यात टाकलेली आहे. त्यात वाळू टाकला, त्यानंतर लाल माती टाकलं, त्यानंतर ते ग्रासिंगचं काम झालेलं आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा फिफाच्या नियमाने बनवलेला ग्राउंड आहे. तो फुटबॉलचा ग्राउंड आहे, मुंबई शहरामध्ये सर्वात मोठा आणि पहिला असा ग्राउंड आहे, तो ग्राउंड आहे. त्याच्या लेफ्ट साईडला आपण गेलो तर फार मोठी जमीन तिकडेही आहे. तिकडे आपण इंडोर खेळासाठी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग येणाऱ्या काळात बांधणार आहोत. प्लॅन सर्व त्याचा मंजूर झालेला आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्विमिंग पूल सुद्धा तिकडे आपण बांधतोय लेफ्ट साईडला. तोही काम आपण लवकरात लवकर सुरू करणार आहोत. हे सर्व महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत ह्याचा देखरेख येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे. आता ते सर्व काम पूर्ण होण्यासाठी जवळजवळ 2-1 वर्षाचा कालावधी जाणार आहे आणि म्हणून त्या कालावधीत जमिनी खेळ जो आहे तो सर्व जमिनी खेळ या भूभागात आपण प्रारंभ करतो. उद्या प्रमोद महाजनांची सुपुत्र पूनम महाजन यांच्या हस्ते 32 कबड्डीचा संघाचा उद्घाटन आपण संध्याकाळी 6:30 वाजता करतोय. दिवसात क्रिकेट खेळलं जाईल, संध्याकाळी रात्री अंडरआर्म क्रिकेट खेळलं जाईल, त्याची व्यवस्था आहे. फुटबॉल ग्राउंडमध्ये आपण पाहिलं तर 4 मिनारे लागले आहेत, ते सर्व विद्युतीकरण करण्यात आलेलं आहे. ते डे अँड नाईट आपण तिकडे मॅचेस करू शकतो अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आणि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्विमिंग पूल जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ह्या भागामध्ये सर्व जमिनी खेळ येणाऱ्या काळामध्ये खेळल्या जाईल अशा प्रकारची एक व्यवस्था आपण करतोय.
त्याच्या व्यतिरिक्त काय प्रश्न आपल्या लोकांचा असेल तर आपण विचारा, त्याचा उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. आणि दोन्ही टप्प्यामध्ये 20-20 कोटी करून 40 कोटी रुपये खर्च आतापर्यंत झालेला आहे. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये मोठा पैसा लागणार आहे. त्या सर्व पैशाची व्यवस्था केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून आम्ही उपलब्ध करून घेऊन पैशासाठी कुठलाही कामाचा अडणार नाही अशा प्रकारचं आश्वासन देवेंद्रजींनी दिलंय आणि पियुष गोयलजींनी दिलंय. एक चांगला काम हे झालंय की पियुष गोयलजी खासदार झाल्यामुळे त्यांची जी ताकद आहे पुऱ्या देशभरामध्ये CSRच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसा आपल्याला मिळू शकतो. त्या सर्व गोष्टीचाही आपण येणाऱ्या काळामध्ये उपयोगात आणून खेळ जगतमध्ये जे उत्तर मुंबईला स्पोर्ट्स हब बनवण्याचा जो माझा स्वप्न होता ते नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपण परिपूर्ण करू. जे खेळाडू असतात त्यांना जे प्रशिक्षक असतात त्यांचं जे चार्जेस असतात फीज असतात ते जास्त असतात. अनेक घरची गरीब घरची मुलं त्याच्याकडून वंचित असतात. त्यासाठी काय नक्कीच आपण पैसा जिंकण्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण खूप कमी पैशामध्ये क्रिकेट आणि बाकी सर्व गोष्टीचा ट्रेनिंग तिथे दिला जातो. पुढच्या काळात आपण पूनम महाजनच्या नावाने एक व्यवस्था उभी केलेली आहे. त्याच्या माध्यमातून सुद्धा आपण प्रशिक्षणाचं काम करतो. परंतु आपण जो मुद्दा उपस्थित आहे खूप चांगला मुद्दा आहे. या ग्राउंडमध्ये पण क्रिकेट आणि बाकी सर्व गोष्टीचं प्रशिक्षण मुलांना मिळेल अशा प्रकारची एक व्यवस्थाही येणाऱ्या काळामध्ये आपण उभी करू. ते ऑलरेडी आहे पण त्याला एक्सपांड करून मोठा करूया. सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बनाया जाएगा उसमें चार्जेस क्या रखा जाएगा? आम आदमी इसमें आ सकता है क्या? निश्चित आ सकता है. उसमें हम मेरी कल्पना ये है कि उसमें मेंबरशिप किया जाएगा. लेकिन मेंबरशिप जैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का 10-12 लाख रुपए है तो वो न होते हुए कुछ ही लाख रुपए में मेंबरशिप लोगों को मिले, वो एक व्यवस्था हम करेंगे. और जो मेंबर नहीं बन सकते हैं उनको भी स्विमिंग पूल और बाकी सारा खेल का उपयोग वो कर पाए इस प्रकार की भी व्यवस्था हम करेंगे. यानी जिनके पास पैसा नहीं, क्योंकि गोपाल शेट्टी ने जो बोरली में चालू किया उसके पीछे की सोच ही ये है कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी एक क्लब का मेंबर बनने का मौका मिलना चाहिए. आपको आश्चर्य होगा जब पैसा जिमखाना मैंने बनाया तो 5,000 रुपये में पति पत्नी और बच्चे ऐसा मैंने स्टार्ट किया. तो कभी कभी निःशुल्क का भी धंधा बहुत जोर से नहीं चलता है. तो 150 मेंबर बने. फिर मैंने 10,000 रुपये किया तो फिर 1,000 मेंबर बने. फिर 1,500 किया तो 2,000 मेंबर बन गए. फिर लोगों ने कहा कि आप और रेट बढ़ाओ तो लोग आएंगे. फिर मैंने 25,000 रुपये किया तो फिर लाइन लग गया. 25,000 के 2,000 मेंबर बनाकर कुल उन दिनों में 6,000 मेंबर बनकर पूरा पैसा जिमखाना हमने खड़ा किया था. और वो पैसे में से पैसा जिमखाना हमने खड़ा किया, फिर वीर सावरकर किया. और आज आपकी जानकारी के लिए पैसा जिमखाना एक ऐसी संस्था है जिसने सारे लोगों का पैसा वापस दे दिया. जो महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर स्टे लाया, प्राइवेट संस्थाओं को जमीन नहीं देना चाहिए करके, आज भी वो स्टे है. लेकिन हमने सारे लोगों का पैसा भी वापस दे दिया और मेंबरशिप अभी भी आज भी कायम रखा है. ये पहला क्लब होगा पैसा जिमखाना जिनको पैसा भी वापस दिया गया और पूरा मेंबरशिप भी चालू है आज. तो मेरा सोच जो पत्रकारों ने आज यहाँ पर मुद्दा उठाया कि जिनके पास पैसे नहीं उन्होंने क्या करना है, तो जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी हम मेंबरशिप वो इस ग्राउंड का उपयोग करें इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे. सर, इस स्पोर्ट्स क्लब की जो जिम्मेदारी है क्या भारतीय जनता पार्टी देखेगी या किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दी जाएगी? इसके बारे में मैंने परसों ही मीटिंग हुआ उसमें बताया कि कोई पार्टी का मोनोपोली यहाँ पर हो ये हम नहीं करेंगे. वैसा उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का माध्यम कुछ भी चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम आता तो फिर कुछ पॉलिटिकल सोच के लोग उसमें फिर जुड़ते नहीं है. इसलिए अगल बगल के सारे सोसाइटी के लोगों को लेकर उनका एक टीम बनाकर वो ये सारे जमीनी खेलों का व्यवस्था करे और बाकी जो गवर्नमेंट का जो बड़ा प्रकल्प होगा उसको गवर्नमेंट अपने ढंग से कर चलाएगी. इस प्रकार का भी एक सोच है. यानी एकदम मुंबई में कोई एक ऐसी जगह है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है. इस प्रकार से चलाने का इसको हम प्रयास करेंगे. सबका साथ सबका विकास. सर, हाँ, एक सवाल मेरा रहेगा. जी हाँ.
इस समय देश में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। जी हाँ। इसके लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि झोपड़पट्टी से गरीब घर से बहुत लड़के आ रहे हैं। जी हाँ। धारावी की एक लड़की है सिमरन शेख, जिसको वुमेन्स प्रीमियर लीग में 1.25 करोड़ में सबसे ऊंचे दाम पे खरीदा गया है और बहुत साधारण परिवार की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने उत्तर मुंबई में बहुत ऐसे बच्चे होंगे गरीब परिवार के जिनके अंदर प्रतिभा भरपूर होगी, तो क्या उनके लिए कुछ कम शुल्क पे या मुफ्त में यहाँ पर सब मिलेगा क्रिकेट का? मैंने वही है जो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कल ही शाम को आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, भाषण में बताया कि अभी ये लोग जो मैच हमारे एकता मैदान में करते हैं तो कोई भिवंडी का टीम आता है, कोई नवी मुंबई का आता है, तो लाखों रुपए का रखते हैं तो वो प्राइस लेके जाते हैं। तो मतलब ये सब धंधा बंद करो, लोकल यहाँ के उत्तर मुंबई के जो भी टीम है उनको लाओ, यहाँ पर खिलाओ, उनमें स्पर्धा करो, फिर उसमें से जो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे उनका एक टीम बनाओ, फिर वो आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में हमारा सोच है जैसा IPL चलता है वैसा मुंबई में भी इनको निशाद को जोड़ने का कोई कारण है। प्रेसिडेंट को भी मैं बोला थोड़ा आप जुड़ जाओ, तो मुंबई में भी इस प्रकार का एक टीम हो जिससे लोगों के हाथ में 2 पैसा है बच्चों के, और लोगों को एक मनोरंजन का भी व्यवस्था हो। ग्राउंड इतने बड़े बड़े अपने पास है, वो करने का मेरे मन में एक सोच है। कबड्डी आपके जानकारी के लिए इन दिनों में जो खेला जाता है, तो हमने पोईसर जिमखाना और भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार प्रयास किया, जो कबड्डी खेलने के लिए आते हैं उनके हाथ में भी 2 पैसा जाए, तो हमने 500 रुपया हर गेम का उनको देने का शुरू किया है। अब यहाँ पर 32 टीम खेलने वाले, 500 का बात में करता तो बहुत कम लगता है, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, तो हम 500 दे रहे हैं। अब ये 500 देने में भी हमको ये मैच के लिए 8 लाख रुपया खर्चा है। एवरी मैच को 500 रुपये देंगे, तो ये 500 का भी रेट है, उसको बढ़ाने का मेरे मन में सोच है, ताकि बच्चों को 2 पैसा मिले, उनके हाथ में आए। और कबड्डी को भी हमको आने वाले दिनों में वो स्तर पे ले जाना पड़ेगा। आज क्रिकेट के ऊपर क्रेज क्यों है कि क्रिकेट में पैसा है, तो ये कबड्डी में भी पैसा है, इस प्रकार का भी एक प्रारंभ करना पड़ेगा। अब सब काम सरकार नहीं करेगी, कुछ काम हम लोगों को करना पड़ेगा, तो हम वो करेंगे। ललित मोदी कोई कारण से चले गए देश से बाहर, लेकिन ललित मोदी को एक काम के लिए तो याद करना पड़ेगा, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया। इसलिए ललित मोदी का स्तुति करने के लिए लोग डरेंगे, तो मैं कम से कम उतना, क्योंकि मुझे अभी खोना कुछ नहीं, जितना था वो मैंने खो दिया है, जितना पाना था वो पा भी लिया और खोना था वो खो भी दिया है, लेकिन कुछ अच्छी बातों का हमको समर्थन करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में सामान्य घर परिवार के बच्चों के हाथ में 2 पैसा है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये गए 5-7 साल से हम चला रहे हैं, उत्तर मुंबई प्रीमियर लीग भी यहाँ पर हो रहा है, उसको प्राइज भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा निचले स्तर पर है। आने वाले दिनों में ये ग्राउंड हुआ है, तो देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बोरीवली और उत्तर मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोगों के एक मैच का एक आदमी स्पॉन्सर कर सकता है, इतने लोग पड़े हैं, पैसा देने वाले लोग हैं, उसका उपयोग करने वाली एक संस्था चाहिए। निश्चित भारतीय जनता पार्टी और पोईसर जिमखाना मिलकर आने वाले दिनों में करेगी। सर, तुम्हाला असं वाटतं का जर असता या सगळ्या एकरवरती रोकड्या किंवा अशा एन्क्रोचमेंट झाली असते असं वाटतं का? म्हणजे ऑफ द रेकॉर्ड नाही, मी ऑन द रेकॉर्ड सांगतो, कारण मुंबई महानगरपालिकेचे सर्व भूखंड अशाच प्रकारे एन्क्रोच झालं। माझ्यासारखा खासदार होता म्हणून हे झालं, हे तर जग जाहीर आहे, परंतु आपल्याला एक गोष्ट आणखीन त्याच्यामध्ये ऍड करावं लागेल। भारतीय जनता पक्षाचे चांगले कार्यकर्ते मिळाले म्हणून मी इतका लांब प्रवास करू शकलो। उत्तर मुंबईतले मतदारही इतके चांगले आहेत, ज्यांनी कधी रिपिटेशन करण्याचा प्रयत्न नाही केला, प्रत्येक वेळी मला संधी दिली म्हणून मी करू शकलो, तोही त्यातला एक भाग आहे। आणि म्हणून हा एक पॅकेज आहे, भारतीय जनता पक्ष, वोटर आणि सर्वांचा मिळून हा एक झालेला आहे। सर, जिस तरह से आप एक नगर सेवक थे, आमदार थे और खासदार इसी वार्ड से बने, और आपकी एक संकल्पना थी कि हब जो अपना खेल का वो पूरा हो, सपना आपका पूरा हो गया। आपके इतने अनुभव के हिसाब से अभी कौन ऐसा काम आपका रह गया है जो कि नहीं पूरा हुआ? सब पूरा हो गया, हमारी सवाल कर दिया, सब पूरा हो गया। नहीं, ये जो दीनानाथ ने सवाल पूछा उसका जवाब इस प्रकार का है, तो भगवान पूरा कर रहे हैं उसको। बहुत प्रामाणिकता से अगर मैं कहूँगा तो इस बार पीयूष गोयल जी जो आए हैं, ये भगवान की सोच के हिसाब से आए, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा अनुभव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ और सहयोग, और उसमें पीयूष गोयल जैसे एक सक्षम व्यक्ति ने आना, जिनका एक बहुत बड़ा फाइनेंस
CSR के माध्यम से पैसा आ सकता है, वो आने वाले दिनों में प्राप्त होगा। देखिए, खाली मेहनत करने वाले से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है, पैसा एक बहुत बड़ा भाग होता है इसमें। तो पीयूष जी के आने से ये आने वाले दिनों में होगा। दीनानाथ ने पूछा कि आपका कौन सा ऐसा काम जो बाकी था हो, 35 एकड़ का भूखंड को करना ये मेरे बस का काम नहीं था, क्योंकि मैं और एक बार सांसद होता तो 5 करोड़ का जो निधि मिलता है वो मैक्सिमम निधि तो सब गरीबों के काम में चला जाता, तो उसमें मैं लगा नहीं पाता था। अब पीयूष गोयल जी से आने के वजह से वो भी होगा, ये भी होगा, और बहुत सारे काम आने वाले दिनों में होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अधूरा सपना को पूरा करने के लिए पीयूष गोयल जी आए हैं, वो हो जाएगा। सर एक मिनट, ऐसा है दीनानाथ जी आपके सवाल में, गोपाल शेट्टी को जब मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ, सामने कोई भी नया बात आती है तो उसको उठा करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आगे भी उनके जीवन में ऐसी कोई भी बात आएगी तो आगे बढ़ाएंगे। जिस बस्ती में वो रहते हैं उस बस्ती की गरीब लड़कियों की शादी वो हर साल बहुत सारे बच्चे को कराते हैं। पहले मुझे लगता है 10,000 देते थे, फिर 25,000 देने लगे, अभी हर शादी में 50,000 हर बच्ची के शादी में देते हैं। और अभी मैं ऑफिस में बैठा था, बात कर रहा था, तो जैन मुनि कोई जैन आ गए थे, वो जैन मुनि के लोग बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। तो बोले अपने लोगों को बोलो कि इतना खर्चा करते हैं तो गरीब 2-4 बच्चियों की भी शादी वो करवावें। तो गोपाल शेट्टी की सोच एक ही रहती है, आम आदमी को, गरीब आदमी को, नौजवानों को कैसे मदद पहुंच सके। तो ये सोच आप जो सवाल दिए एक दिन में नहीं खत्म होगा, आगे जो भी सवाल आएगा वो गोपाल शेट्टी का मिशन बन जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मगर फंड कहाँ से आएगा? जिस तरह फंड जनता देगी, अभी तक जनता नहीं दिया है, आगे भी जनता देगी। फंड में आपकी जानकारी के लिए, देश के प्रधानमंत्री ने जो खेलो इंडिया का कंसेप्ट शुरू किया है, केंद्र सरकार भी फंड दे रही है, राज्य सरकारों को उन्होंने कहा कि दो करके। और मैंने आपको कहा कि अभी महाराष्ट्र सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन भी अगर नहीं कॉर्पोरेशन हाथ में आने वाली है तो फंड की कोई कमी नहीं होगी। और जो गवर्नमेंट के फंड से नहीं कर पाएंगे उसके लिए पीयूष गोयल जी है, CSR फंड के माध्यम से हम करेंगे, इसलिए फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीनानाथ जी, गोपाल शेट्टी ने अभी तक जनता के सहयोग से ही सब काम किए हैं। आप अच्छा काम करो, जनता आपके साथ रहेगी। आपने क्रिकेट का ग्राउंड बनाया, यहाँ पे फुटबॉल का बनाया, हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था की है? हॉकी है, कबड्डी है, साई में है, वहाँ पर 35 एकड़ के भूखंड में वहाँ पर हॉकी का भी है, वहाँ पर ट्रफ भी बना हुआ है। और यहाँ पर भी डिमांड आएगा तो हम करेंगे। जमीन की कोई अपने पास कमी नहीं है, 15 एकड़ में अगर करना तो वहाँ पर हम हॉकी का करेंगे, हॉकी का भी आवश्यकता है। तो मेरे जमीनी सारा खेल हम लोग करेंगे यहाँ पर। अभी तो शुरुआत है बंधु। सभी पत्रकारों से कि आप लोगों का एक दिन मैच का तय करके हमको बताओ, खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था हम लोग खड़ी करेंगे। दीनानाथ जी, सभी पत्रकारों से निवेदन है, गोपाल शेट्टी की वजह से ही उत्तर मुंबई में इतने बड़े बड़े मैदान हैं। नहीं तो आप साउथ में जाओगे, क्रास मैदान, आजाद मैदान, दूसरे मैदान है, ये सब मैदान उससे भी बड़े बड़े हैं। एक गोपाल शेट्टी की उपलब्धि है। कहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, कल अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। सवेरे जहां पर 35 एकड़ भूखंड पर अटल जी की प्रतिमा लगी है, वहां पर माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। शाम को अटल जी कवि थे तो कवि सम्मेलन का हमने आयोजन किया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और मंगल प्रभात जी 2 मंत्री बने हैं, उनका और उत्तर मुंबई के सारे विधायकों का सत्कार वहाँ पर होगा। ये 35 एकड़ के भूखंड पर होगा। ये जो 13 एकड़ का भूखंड जिसको प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन के नाम पर हमने विकसित किया है, इसका पहले चरण का काम 20 फुट चौड़ा और 2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बनकर रेडी पड़ा है और उसका लोकार्पण हम करेंगे 1 जनवरी के बाद में। कल से यहाँ पर खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। महिला कबड्डी, पुरुष कबड्डी, दिन में क्रिकेट, रात को अंडर आर्म क्रिकेट और बाकी सारी ज़मीनी खेल यहाँ पर खेले जाएंगे। ये पूरा सप्ताह भर चलेगा। फीफा ग्रेड का इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनकर रेडी पड़ा है। ये मुंबई में सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है जो बरसात के दिनों में भी खेला जाएगा।
ये ज़मीन के नीचे पूरा पाइपिंग करते हुए पानी नहीं जमे, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। इंटरनेशनल ग्रेड से बनाया गया है। आने वाले 2 साल में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्विमिंग पूल और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सभी इंडोर गेम खेले जाएंगे, उस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। उसको पूरा करने में 2 साल का अवधि लगने वाला है, लेकिन ये 2 साल में सारे ज़मीनी खेल ये सारे भूखंड पर हम 1 तारीख के बाद में शुभारंभ करने जा रहे हैं।